नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अपने चैनल ब्रज को रस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं अभिनेता एवं रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुनील आचार्य जी। नमस्कार। और सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और प्यार से हम सब आपको, जो नाटक वाले लोग हैं, हम प्यार से आपको सुनील भाई कहते हैं। तो आइए सीधी बातचीत सुनील भाई से शुरू करते हैं। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, मेरी टीम की ओर से और मेरे दर्शकों की ओर से। और बातचीत शुरू करते हैं। और ऐसे ही एक थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में, थोड़ी सी मजाक से बात शुरू कर रहा हूँ। जी जी कि अभी कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू किया था महेश जैन ज्योति जी का। जी। तो वो भी स्टेट बैंक में थे और मेरा एक्चुअली उनसे पहली बार ही मिलना हुआ उस दिन, जिस दिन इंटरव्यू किया। मैंने नाम तो उनका सुना था बहुत बार, पर मिलना कभी नहीं हुआ। तो खैर मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं नहीं उनसे इतने दिन मिल पाया। तो बहुत अच्छे वो साहित्यकार हैं, आप जानते हैं। और आपसे तो करीब 20-25 साल से मिलना जुलना होता है और नाटकों में आप आते भी हैं, आपका सपोर्ट भी रहता है। पर कैमरे पर आज पहली बार बात हो रही है। तो वो भी स्टेट बैंक में थे और इतने अच्छे साहित्यकार थे, और आप भी स्टेट बैंक में थे और इतना थिएटर में आपने वर्क किया, थिएटर के साथ आपका सपोर्ट रहा, खासतौर से मथुरा रंगमंच के साथ। तो ये कुछ स्टेट बैंक और क्रिएटिविटी का कुछ कनेक्शन है क्या? मतलब स्टेट बैंक में कुछ क्रिएटिव एटमॉस्फेयर मिलता है ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ दो चीज़ें हैं जी। एक चीज़ तो ये है कि आप देखिए कि स्टेट बैंक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। जी। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक होने से क्या होता है कि इसकी ब्रांचें ऑलमोस्ट हर जगह हैं। जी। ब्रांचें ऑलमोस्ट हर जगह होने से क्या होता है कि आमतौर पे कम से कम नौकरी की शुरुआत के दिनों में आदमी को अपने घर या उसके आसपास की पोस्टिंग मिल जाती है। अच्छा। उससे क्या होता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा जो इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने में उसको थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं अगर 500 किलोमीटर पर कहीं बैठा होऊंगा तो मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा बाहर की एक्टिविटीज़ में शामिल होना, है ना? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा ही है। और यहाँ मैं घर के पास हूँ, है ना, ये है। और इसके साथ साथ एक थोड़ी सी चीज़ ये कि बड़े लंबे समय, ये जिस दौर की बात आप कर रहे हैं वो दौर वो था कि जब बैंक की जो पब्लिक डीलिंग है वो 2 बजे तक की हुआ करती थी। हाँ, 2 बजे तक के बाद बैक ऑफिस के काम है जिसको कि आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, समझे? तो ये दो चीज़ों का मुझे लगता है कि एक कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि स्टेट बैंक बैंकों में आप कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत संपन्न और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाली बैंक रही जो अपने यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी बहुत करती है। अच्छा। जो आमतौर पर बहुत सी छोटी बैंकें नहीं कर पाती। ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक कारण रहा है। छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं ना जिनमें स्टाफ पार्टिसिपेट करे। बाहर अगर कहीं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको जो है मतलब एनकरेज करना, है ना? तो ये चीज़ें SBI में एक माहौल इस चीज़ का रहा, ये मैं कह सकता हूँ। जी। तो वो ऐसे ही कुछ मेरे आ गया दिमाग में, इसे मैंने मजाक में पूछ लिया। पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि तो ये रहता है कि घर के पास आपको पोस्टिंग मिल जाती है नज़दीक। देखिए मैं प्रमोशन, मतलब मैं 3 प्रमोशन मैंने ली है, समझे? मतलब ऐसे भी कि बिल्कुल मथुरा से बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन बैंक ने मुझे सारी नौकरी जो है मथुरा, अलीगढ़ और दिल्ली में करवा दी। फर्ज कीजिए मैं किसी छोटी बैंक में होते, जैसे कि इलाहाबाद बैंक में होता तो शायद मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ से उठा के धनबाद में होती, और धनबाद से उठा के फिर बांकुड़ा में होती, है ना? SBI में ये बड़ी सुविधा है। इसकी जो ब्रांच नेटवर्क है वो आमतौर पे आप अपने घर के आसपास, बैंक की पॉलिसी भी है कि ज़्यादा परेशान मत करो और इनको घर के आसपास नौकरी। तो भाई साहब, मथुरा का जो रंगमंच रहा है, आप लगातार सक्रिय भी रहे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इप्टा में आप रहे, जन सांस्कृतिक मंच में भी आप रहे, फिर इप्टा और जन सांस्कृतिक मंच के अलावा भी दूसरे ग्रुप्स के भी जो भी नाटक हुए मथुरा में, सब में आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता था। जो है आपका सपोर्ट, जितना भी आप समय दे पाते होंगे, जो भी आप सपोर्ट कर पाते होंगे। मतलब मैं 77 से मेरे को स्वास्तिक का पता है, अचला जी ने 77 में शुरुआत की। फिर
82-83 में संदीपन भाई ने फिर आगे उसको कैरी किया। बढ़ाया। क्या उसके पहले भी मथुरा में रंगमंच से संबंधित गतिविधियां, या जैसे मुझे पाल साहब और उनसे जानकारी मिली इप्टा मथुरा के बारे में कि एक ग्रुप बना था, लोकी दादा के साथ काम करते, फिर बाद में रघुवंशी जी आए, लेकिन या उससे पहले भी इप्टा मथुरा यहाँ सक्रिय था? मतलब एक तरह से जो रंगमंच की शुरुआत है मथुरा शहर की, तब से लेकर अब तक आपने जो देखा वो थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से रंगमंच शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दो तरह की धाराएं रही हैं मथुरा में। मतलब एक धारा तो वो रही है जो नाटक मंच के और नाटक के पारंपरिक रूप से जुड़ी हुई रही है। अच्छा। ये धारा बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है मथुरा में। मतलब चार जैसे कि भगत, स्वांग, नौटंकी और रासलीला, चार तरह की विधाओं की ये कर्मभूमि रही है मथुरा। अच्छा, आप देखिए, भगत, रास, स्वांग और नौटंकी। स्वांग और नौटंकी, अच्छा। ये चार तरह की विधाओं की कर्मभूमि ये रही है मथुरा, ब्रज। अच्छा। हाँ, तो एक हमारे यहाँ पारंपरिक रंगमंच का तो एक बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। मैं एक आध चिटपुट आपको बताऊंगा। बहुत छोटा था मैं, ये शायद 63 या 66 की बात होगी। अच्छा। है ना, मैं नाना जी के साथ ऐसे ही हाथ पकड़ के इधर उधर, तो मुझे उस समय का ध्यान है कि होली गेट पर अच्छे मौसम में फर्श बिछा के और नौटंकी के प्रोग्राम हुआ करते थे रात को। अच्छा। ये रात को होते थे जब ट्रैफिक के नाम पे कुछ नहीं है। हाँ। और पूरी रात चलते, शायद 3-4 बजे तक होते होंगे। हमको तो थोड़ा सा ध्यान है कि नाना ही शाम को लेकर निकलते थे, हम देखते कि सब बिछ गई है। हैं, अभी वो बड़ा एक अकल्पनीय सा दृश्य लगता है कि होली गेट पर रात को इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन होली गेट पर इस तरह का प्रोग्राम होना और उस चौराहे पे रात भर लोगों का इकट्ठे होकर उस तमाशे को देखना, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना जो है स्ट्रॉन्ग माहौल रहा होगा उस चीज़ का। मुझे अगर गलत ख्याल नहीं है तो नेपाल के महाराजा शायद आए हैं 67 में यहाँ पे। अच्छा। उनके आने के बाद ये डिसकंटिन्यू किया गया था। उस समय कुछ भाई चौराहे पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इस तरह कुछ चक्कर हुआ। हाँ, चौराहे पे कोई इस तरह कुछ चक्कर चला था। उसके बाद फिर उन दोनों एक डिस्टर्बेंस और हुआ था, वो भी मुझे ध्यान है छोटा सा, क्योंकि हम लोगों ने सेक्रेट आर्ट में जाना शुरू कर दिया था। अच्छा। पढ़ने वो था ये हिंदी अंग्रेजी हटाओ वाला मामला। अच्छा। तो वो फिर होली गेट पे इस चीज़ें बंद हो गई, है ना। और होली का तो आपको मालूम ही है, होली गेट का नाम होली गेट क्यों है, जो कि ऑफिशियली कहीं नहीं है। ऑफिशियली तिलक द्वार है या हार्डिंग गेट है, वो ऑफिशियली इसका नाम होली गेट कहीं नहीं है। इसका नाम ही होली गेट इसलिए है क्योंकि वल्लभ सखा नाम के एक सज्जन जो बल्ला गली में रहा करते थे, अच्छा, उन्होंने यहाँ पे होली गायन की शुरुआत की दरी बिछा के रात को। अच्छा। उनके होली गायन से फिर ये शुरू हुआ कि चलो होली यहाँ जलाई जाए। अच्छा। अदरवाइज शहर में होली वाली गली में जलती थी, फिर यहाँ होली जलने लगी। कालांतर में उसमें हुआ ये कि वल्लभ सखा के जाने के बाद इसमें हमारे ये डॉक्टर केसी पाठक और थे और तो देखो एकदम नाम दिमाग से नहीं, गोपाल प्रसाद व्यास। अच्छा अच्छा। ये लोग उसमें जुड़ गए। फिर ये धीमे धीमे उसमें कन्वर्ट हो गया, वो होली का हुरंगा निकलता है जो। अच्छा, है ना। तो मेरा मतलब ये कि पारंपरिक रंगमंच का तो हमारे यहाँ बड़ा साहब स्ट्रॉन्ग कर्मभूमि रही है। एक रासलीला रामलीला मथुरा में होती है। मैंने बचपन में एक लीला देखी जो बंद हो चुकी है, वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ करती थी। अच्छा। चैतन्य लीला। अच्छा। मुझे मालूम नहीं अब होती कि नहीं। इसी कृष्ण जन्मभूमि के बाहर के मैदान में सुबह 6 बजे गर्मी के दिनों में, गर्मी छुट्टियां जब होती तब वो स्टार्ट होती थी, 8 बजे तक सब खत्म। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं मालूम वो होती है कि नहीं होती है। मेरे घर के ठीक सामने नरसिंह लीला, अब तो वो 10 बजे होती है। नरसिंह लीला का बहुत पुराना इतिहास है। अच्छा, है ना। और हमारे देखते देखते हुआ नहीं, पहले 5 बजे वो सुबह शुरू होती थी। सोचिए कितने बजे तैयारी शुरू करते होंगे। सुबह 5 बजे स्टार्ट होती थी लीला और 7 बजे तक ख़त्म, प्रसाद बट के घर जाओ। अब तो वो 8-10 बजे 9 बजे शुरू होने लगी है, 11-12 बजे। तो मेरा मतलब पारंपरिक रंगमंच का तो एक बहुत बड़ा वो रहा है। इसमें जो हस्तक्षेप थोड़ा सा आता है बाद में, वो मैं समझता हूँ इप्टा के आने के बाद से आता है। अच्छा। और एक घटना मुझे याद आ रही है, ये शायद सन 75 के आसपास की है, जब मोहन स्वरूप भाटिया जी ने एक नाटक यहाँ आयोजित करवाया, वो था रंग महल। अच्छा, 75 में। हाँ, ये 75 की बात मुझे इसलिए ध्यान, 75 में हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। हम लोग आए थे घर पे, तो हमने उसके पोस्टर लगे हुए देखे थे
शहर में या कहीं, पता चला कि भैया जी कोई नाटक करवाएं जिसका नाम है रंग महल, है ना। तो उससे पहले हम लोग स्कूल में ऐसे नाटक बहुत से किया करते थे। अच्छा। लेकिन किसी बड़े नाटक की कोई वो नहीं थी। एक दिमाग में मतलब तब पहली बार पता लगा कि ऐसे एक बड़ा नाटक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मुझे ध्यान है कि सन 76 और उसके बाद सन 76 नहीं 77 में यहाँ सन 76 में यह संस्था बनी जनसांस्कृतिक मंच। अच्छा। और 77 में मैं उनके संपर्क में आया। अच्छा, 76 में बना जन सांस्कृतिक मंच। जनवरी 76 में बना। अच्छा। और 77 में मैं उनके संपर्क में आया। अच्छा। तभी एक सज्जन जिनका नाम दिनेश अग्रवाल है, अच्छा। उनसे मेरा परिचय हुआ। तो वो उस समय रिसेंटली एनएसडी से यहाँ आ गए थे। अच्छा। कुछ ये छोड़ के कि अभी मैं एनएसडी नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो लेकिन ये जन सांस्कृतिक मंच उन्होंने ही बनाया था, दिनेश अग्रवाल जी? मंच दिनेश जी और उनके साथ के कुछ मित्र थे। अच्छा। इस तरह 5-6 लोग थे, इन्होंने बनाया था। तो आप भी जुड़े थे उसमें? मैं 1 साल बाद जुड़ा था, 77। अच्छा, ये था। तो उस समय नाटक की यहाँ बहुत सारी बातें जो है वो किया करते थे। और हमें ध्यान है कि एक नाटक हम लोगों ने मिलकर करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ वजह से हुआ नहीं, क्योंकि वो जिस तरह की स्क्रिप्ट उसकी लाई गई थी उसमें महिला पात्रों की बहुत ज़रूरत थी। और महिला पात्रें मथुरा में हमेशा से बहुत बड़ी दिक्कत रही है। हाँ, तो जो एक बड़ी घटना मेरे हिसाब से मथुरा के रंगमंच के लिए हुई थी वो ये थी कि दिनेश जी एक प्रपोज़ल लेके आए थे। अच्छा। और प्रपोज़ल वो ये लेके आए थे कि हम एक शो का यहाँ आयोजन करेंगे। और वो शो क्या है, हम सब दिल्ली से एक नाटक लेके आएंगे और उसको यहाँ पब्लिक को दिखाएंगे। बड़ा उसमें बहस चली थी, क्योंकि वो थोड़ा सा खर्चीला प्रोजेक्ट था। इंतजाम के लिए उसमें काफ़ी लोग लगने थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो अल्टीमेटली नाटक यहाँ हुआ। नाटक का नाम था बेगम का तकिया। अच्छा। बेगम का तकिया, जो रंजीत कपूर उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। और बड़े बड़े नाम जैसे विजय कश्यप और के रैना, रघुवीर यादव, उत्तरा बावकर, मधुमालती मेहता, ऐसे ऐसे लोग उसमें एक्टिंग कर रहे थे। ये लोग उस समय एनएसडी के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो चमेली देवी के प्रांगण में 2.5 घंटे का वो नाटक जब हुआ, अच्छा, और मथुरा के लोगों ने, जिसमें उस समय करीब 150 की स्ट्रेंथ थी देखने वालों की, एकदम से मतलब मैसेज ही गया कि यार ये भी कोई नाटक हुआ करता है। जैसे आगे वो बैठे हैं तो पहला ही सवाल था, यार पर्दा नहीं है क्या स्टेज पे? पर्दा था ही नहीं, पेड़ के नीचे खुला स्टेज है, ठीक है। पर्दे का काम तो लाइट्स कर रही हैं। दृश्यों का परिवर्तन होता है, आता है, जाता है, संवाद की अदायगी, वो जो एक स्टाइल होती थी, समझे, कि अरे भैया मुकेश, हाँ आए वो करना, वो बिल्कुल जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरह संवाद की अदायगी हो रही है। बड़ी नई सी चीज़ थी। तो मैं ये मानता हूँ कि मॉडर्न थिएटर का एक जो परिचय हुआ मथुरा से, ये शुरुआत इसकी रंगमहल से कुछ हुई, लेकिन बेगम का तकिया ने बड़े इम्पैक्ट के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया जी। उसका असर एकदम ये हुआ कि तमाम बच्चे, लड़के, यंग लोग हमें मिलने लगे, जो चाहते थे कि इस तरह का नाटक मथुरा में होना चाहिए, ठीक है। और इसी कड़ी में फिर ये हुआ कि मुश्किल से साल भर निकला नहीं, तमाम लोगों की आग्रह और तमाम लोगों के शौक़ की वजह से हुआ ये कि फिर जनसांस्कृतिक मंच ने एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया। अच्छा। ये 78 की बात। 78, अच्छा। और रंजीत कपूर के ही साथी जो थे अनिल चौधरी, अच्छा, हाँ, वो आए बाकायदा, और उन्होंने मतलब बड़ा, उनको भी बड़ी खुशी थी कि चलो मथुरा में इस तरह कोई आयोजन हो रहा है ना। और आप देखिए कि उस ज़माने में कितना मुश्किल था। 60 लोग करीब इकट्ठे हुए, 60 लोगों ने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। मुझे ध्यान है गंज डुंडवारा और कासगंज और पटियाली जैसी जगहों से लोग ट्रेन में बैठ बैठ के आया करते थे कि साहब 2 घंटे का वर्कशॉप हमको अटेंड करना है। वो 2 या 3 महीने चला और उसमें बड़ी चीज़ें लोगों ने सीखी। और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि चौधरी साहब का जो डायरेक्शन था, वही एनएसडी के पढ़े हुए थे, वे अलकाजी साहब के बड़े ख़ास शिष्यों में थे। तो उन्होंने बिल्कुल ये करके दिखाया कि यार जो आदमी कहीं से कभी जिसने कुछ जानता ही नहीं, जैसे अनिल कारे तायल हमारे मित्र थे, दिनेश जी के भतीजे थे। अच्छा साहब, उन्होंने क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की कि मतलब ये लगा अच्छा ट्रेंड एक्टर इनके सामने कुछ नहीं है। हमारे लक्ष्मण दादा शायद उन्होंने 1 या 2 गिनती के नाटक उनमें से वो थे, और उन्होंने उसमें एक्टिंग की। एक BM व्यास थे जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे,
उन्होंने ऐसे एक्टिंग की कि वो उन्हें खुद अपने बारे में बड़ा ये हो गया कि यार मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। और लास्ट में मैं आपको जो नाम बताऊंगा, 2 नाम बताऊंगा। एक तो थी काजल शर्मा, अच्छा, जो उस नाटक के वर्कशॉप की प्रसिद्धि सुन के आगरा से यहाँ आई, और एकमात्र जो उसमें फीमेल रोल था वो उन्होंने किया जी। उससे उनको बाद में इतनी प्रसिद्धि मिली कि उससे उनको कथक केंद्र में एडमिशन मिला, और वो बाद में बिरजू महाराज की पुत्रवधू हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आज वो कथक की बहुत बड़ी डांसर हैं। और दूसरे नाम आप सब जानते हैं, वो हैं ब्रजेंद्र काला। ब्रजेंद्र काला को एक ब्रेक जो है उस नाटक से मिला था, गांधी जी की बकरी। गांधी जी की बकरी से। उन्होंने खुद भी जिक्र किया है NDTV में इंटरव्यू पर इसका। अच्छा, उससे, और उसमें मतलब ब्रजेंद्र काला क्या भाई क्या एक्टिंग करते थे, क्या एक्टिंग करते थे वो। और उससे उन्हें शौक लग गया और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मैं एक बढ़िया एक्टर बन सकता हूँ, और जो कालांतर में उन्होंने सिद्ध भी किया जी। तो मैं ये मानता हूँ कि एक मॉडर्न थिएटर का जो परिचय हुआ मथुरा में, वो जिसकी कोशिश इफ्टा और रंगमहल की कोशिशों से हुई थी, वो वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो बेगम तकिया और बाद में बकरी, इन्होंने मॉडर्न थिएटर को मथुरा में इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद आप देखिए कि इफ्टा की गतिविधि भी जोर पकड़ती है, कुछ और नाटक मंडली भी बनती है, और लोग जगह जगह नाटक करने लगते हैं जी। तो उसके बाद जैसे 75, 77, 78 और फिर बाद में इप्टा में इधर ये देवेंद्र पाल जी और अपने योगेश शर्मा जी और SP सिंह और ये पूरा जो ग्रुप था, इनका सक्रिय होना, और शायद 77, 78 के पास पास ही अचला जी ने स्वास्तिक की इधर शुरुआत की 77 में। और उसके बाद फिर ये पूरा, तो ब्रजेंद्र काला जी तभी से जुड़ गए थे रंगमंच से। ब्रजेंद्र काला, हाँ, मैं आपने गांधी जी की बकरी जो बताया, और फिर वो पूरा दौर, जैसे बिज्जू भाई कहते हैं हम सब उन्हें, तो लल्लन टॉप के इंटरव्यू में एक में पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू है पूरा स्वास्तिक का, और वो पूरा वो समय उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ उस वक्त इतना एक्टिव था एटमॉस्फियर कि 4-4, 5-5 नाटक साल में हो रहे हैं, और लोग टिकट भी खरीदते थे। तो वो सब बताइए थोड़ा समय कि किस तरह टिकट लोग खरीदते थे, कैसे 4-4, 5-5 नाटक होते थे। हाँ, देखो मैं आपको उदाहरण के बताऊँ, बकरी के 3 शो हुए थे जी, और उस ज़माने में सबसे आगे का टिकट जो था 78 में, वो था 30 रुपये का, जबकि बालकनी का टिकट शायद 3 रुपये या 4 रुपये का हुआ करता था। 10 गुना बालकनी के टिकट से। और 30 रुपये के टिकट की स्थिति ये थी तीसरे दिन के टिकट मिल नहीं रहे थे। पहले 2 शो में इतना हल्ला हो गया था शहर में, चंपा ग्राउंड में शो हुआ था ओपन एयर में, ये हालत थी कि तीसरे दिन टिकट नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो ब्रजेंद्र काला ये जो आपसे बात कहते हैं ना, देखिए एक थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं स्वास्तिक को इस बात का श्रेय देना चाहूँगा कि स्वास्तिक जो है उन्होंने कंटिन्यूटी बनाए रखी नाटक करने के लिए जी। मंच के साथ स्थिति क्या थी कि मंच और भी कई कार्यक्रम करता था, कभी गोष्ठी करता था, ज़्यादातर गोष्ठी करता था, अच्छा, या और किसी और तरह के वैचारिक कार्यक्रम करने पे ज़्यादा जोर रहता था, नाटक कम था। नाटक भी करता था स्वास्तिक का मेन नाटक, लेकिन हाँ ठीक, क्योंकि काला साहब शुरू में लगातार वर्कशॉप के बाद 6-7 महीने मंच में ही आते थे रोजाना। बाद में उनको लगा कि नाटक जो है रेगुलर नहीं होता है, नाटक रेगुलर स्वास्तिक में होता है, तो स्वास्तिक में चला। अच्छा। और स्वास्तिक में उनकी जो एक उनके अंदर की जो भूख थी, उसको बाकायदा मंच मिला और उसको एक वेंट आउट मिला, और उनके काम भी आया। बाद में उन्होंने सिद्ध भी किया कि जो लगन उनके अंदर लगी थी, समझे। तो मंच इस मामले में बहुत रेगुलर नहीं था। मैं अपनी भी ये कह सकता हूँ कि मैं भी चूँकि बहुत रेगुलर नहीं था उस तरह। तो ये रेगुलर, इसमें बकरी में आपने भी किया था कोई कैरेक्टर? नहीं, बकरी में मेरे पास तो बैक स्टेज के बहुत सारे काम। अच्छा, बैक स्टेज है नहीं, इस नाते मेरे को मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे ऑब्जर्व कर पा रहा था, लोगों से मिलना जुलना, यहाँ वहाँ, दिल्ली में शो अरेंज करना, JNU में शो अरेंज करना, है ना। दिल्ली हमने NSD में भी शो किया था, एक शो JNU में अरेंज किया था। अच्छा, हाँ, इस तरह की चीज़ों में मैं काफ़ी लगा रहता था। और दूसरी तरह की चीज़ें थी कि एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि डायरेक्टर कहते हैं कि मतलब ये मैं बता रहा हूँ, एक आदमी बैठ के जरा नोट करता रहे इन चीज़ों को, क्योंकि ये मुझे परसों करानी, कल करानी। तो मुझे ध्यान है, मैं और मेरे साथ एक बसंत पाठक हुआ करते थे, हम 2 लोग बेसिकली ये काम करते थे, है ना। और बाकी ऑन द स्टेज वो एक अलग तरह का काम है, उसकी एक अलग तरह की टीम थी, ये है।
बाद में स्थिति ये हुई कि एक दौर चला था बादल सरकार के नाटकों का, अच्छा, जिसमें पगला घोड़ा बड़ा पगला प्रसिद्ध घोड़ा, था। हाँ। हाँ, और वो एक कॉन्सेप्ट आया नुक्कड़ नाटकों का। अच्छा, हाँ, तो नुक्कड़ नाटकों को लेके जो है एक बड़ी लोगों में दिलचस्पी रहती थी कि ये नाटक भी कुछ ऐसा है क्या जो हो सकता है, क्या है, कैसे होता होगा। तो हमें ध्यान है कि हम लोग कुछ लोग दिल्ली गए थे और वहाँ हमने पहली बार एक नुक्कड़ नाटक होते देखा, जो बड़े आराम से बस ऐसी तो उस श्रृंखला में फिर कई लोग जो है नाटक हम जो है मंच ने हम लोगों ने किए थे। अच्छा, हाँ, नुक्कड़ नाटक। हाँ, और जिसमें 2 नाटक विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध हुए। अच्छा, उसके रिपीट शो हुए कई सारे। अच्छा, एक तो था राजा का बाजा। अच्छा, हाँ, उसके मतलब उसका स्टेज वर्जन भी था जो आशुतोष गर्ग ने करवाया था। अच्छा, बहुत बाद में, लेकिन उससे पहले उसका नुक्कड़ जो वर्जन था, स्ट्रीट थिएटर का जो वर्जन था, उसके कई शो हुए। और दूसरा एक था जिसमें एक कहानी को हम लोगों ने एडेप्ट किया था। अच्छा, और उस कहानी की एडेप्टेशन बड़ा पॉपुलर हुआ। मथुरा में भी कई शो हुए इसके, और उसकी बड़ी डिमांड रही। मतलब यहाँ से लेके बिहार तक कई सारे थिएटर ग्रुप्स ने वो स्क्रिप्ट हमसे मांगी। अच्छा, पहले तो ऐसे ही होता था। हाँ, 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 कोई रॉयल्टी है वो तो कोई उन्होंने कहा मुझे ना, तो वो था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। अच्छा, इंस्पेक्टर मातादीन चांद। हाँ, और उसमें विशेष मेहनत जो थी वो हमारे साथी थे ब्रजेंद्र सिंह चौधरी। अच्छा, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो और ब्रजेंद्र काला थोड़ा बहुत आगे पीछे ही बॉम्बे गए थे। अच्छा, हाँ, ब्रजेंद्र सिंह बाद में कालांतर में थोड़ा पारिवारिक परिस्थिति में लौट आए, काला रुके रहे। उन्होंने उसमें काफ़ी मेहनत की थी। अच्छा, ये 2 नाटक उस दौर में काफ़ी पॉपुलर हुए। फिर जननाट्य मंच के नाटक भी हमने मथुरा लाके काफ़ी ऑर्गेनाइज कराए थे, और जिसमें एक विशेष जो मुझे ध्यान है घटना हुई थी कि सफदर की डेथ हुई थी जनवरी 89 में। जनवरी 89। हाँ, तो सफदर हाशमी की डेथ के बाद हुआ था कि नाटक करने वाले लोगों में एक बड़ा जज्बा था उस समय। तो उनकी बरसी का जो 1 साल हुआ था, उस समय तक कई सारे ग्रुप्स यहाँ मिले और सबने, तो कम से कम 7-8 ग्रुप्स जो छोटे छोटे कैसे भी नाटक कर रहे हैं। हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि जगह जगह मथुरा और राया और माड़मपाड़ा, मुरसान और माट जैसी जगहों पे लोग गांव में नाटक करते हैं कुछ भी। अच्छा, हाँ, और लोगों का कहना ये था कि साहब इस, तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक छोटा सा टेम्परेरी एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसका नाम था सांस्कृतिक अभियान समिति। अच्छा, हाँ, और उस सांस्कृतिक अभियान समिति ने किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज में 5 या 6 दिन तक लगातार शाम को नाटक किए। हर शाम को 1 या 2 नाटक होते थे। अच्छा, क्योंकि जितनी टीमें आई थी वो हर टीम 2-2, 3-3 जो है प्रस्तुतियाँ लेके तैयार बैठी थी। इनका जो हॉल आपने देखा होगा गर्ल्स इंटर कॉलेज का नीचे। हाँ, देखा, अभी का देखा है मैंने। तो है नहीं, मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज का देखा है। हाँ, गर्ल्स इंटर कॉलेज का हॉल भी वो ठीक ठाक है साइज़ में। तो ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में जनवरी में भरा हुआ रहता था। हाँ, बाकायदा जो है, तो वो एक दौर आया था जो बड़ा। तो उसमें आपने कुछ डायरेक्ट भी किए, कुछ प्ले जो मैंने उस समय जो प्ले ये हुए, इंस्पेक्टर मातादीन हुआ, राजा का बाजा हुआ, अच्छा, है ना, मैं बाकायदा इनमें पार्टिसिपेट किया था। और इस समय तक हमारे बीच में आ चुके थे राजू रोड्रिग्स। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो मैं ये राजू रोड्रिग्स अब नाम इंदौर जाके बस गए हैं। क्यों, ऑलमोस्ट उनको गए हुए 20 साल हो गए हैं यहाँ से। 98 में वो चले गए थे। उनका डेडिकेटेड नाटकों के लिए बड़ा वो था, तो नाटकों के लिए तैयारी कराना, निर्देशन करना, ये काम वो करते थे। और इस बीच में एक और उपलब्धि रही जो मैं अपने ग्रुप की कह सकता हूँ, और जिसमें विशेष रूप से पाल साहब का बहुत हमें सहयोग मिला। पाल साहब उसमें साथ थे हमारे, है ना। और वो नाटक था, हमने एक नाटक किया था भैंसिस्तान। भैंसिस्तान, जो एक खालिस्तान की थीम को लेकर हुआ था कि भाई खालिस्तान की डिमांड हो रही है, तो भाई हम भैंसिस्तान की डिमांड, एक व्यंग जो है। हाँ, हम भैंसिस्तान की डिमांड। तो आप निर्देशक थे उसके? नहीं, उसके निर्देशक थे राजू रोड्रिग्स। अच्छा, मैंने उसमें, और पाल साहब ने, और आशुतोष भी थे उसमें। इस तरह उसमें आशुतोष गर्ग अपने, हाँ, ऐसे 3-4 लोग थे। हमने उस प्ले, तो जैसा रेस्पॉन्स उसको मथुरा में मिला उस नाटक का, उसको देख के लगा कि हमें इसको लेके बाहर भी जाना चाहिए। तो ऐसे ही बड़े कैजुअली हम लोग जो है 15-20 लोग जो नाटक में काम कर रहे थे, वो बैठ कर ट्रेन में इलाहाबाद चल दिए। क्योंकि इलाहाबाद में एक शॉर्ट प्ले फेस्टिवल हो रहा था ऑल इंडिया,
अच्छा। ऑल इंडिया शॉर्ट प्ले फेस्टिवल हो रहा था। अच्छा। हम ऐसे ही बैठ के चल दिए उसमें कि साहब चलो हम अपना शो जो है वहाँ पे देंगे। हमने वहाँ शो दिया और ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग तीसरी पोजीशन हमें वहाँ मिली उसमें। अच्छा। हाँ, जो भले उस समय एक बड़ा एक वो था बड़ी बात कि जहाँ करीब 70 करीब ग्रुप आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें थर्ड पोजीशन आना बड़ी बात है। तो ये कुछ बीच बीच की ऐसी चीज़ें रही हैं कि इस तरह का नाटक से जुड़ाव मतलब हमारा होता रहा और चीज़ें आगे चलती रहीं। ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये यात्रा करीब करीब 98 तक चली है। जैसे कफन नाटक हम इस बीच में हम लोगों ने किया चंपागढ़ हॉल में, उसके रिपीट शो भी हुए और उससे ये जुड़े थे गनी हमसे, गनी उस शो में। हाँ, गनी उस शो के आके हम। अच्छा, अपने ब्रजेंद्र काला जी का जैसे बम्बई जाना मेरे ख्याल से कितना 94-95 के आसपास, तब तक यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से 90 के पहले वो जा चुके। 90 के पहले जा चुके थे। अच्छा, 90 के पहले वो जा चुके थे। अच्छा। मुझे इसलिए कुछ याद है कि 89 या 90 में मैं बॉम्बे गया था तो श्याम सुंदर शर्मा जी से परिचित हैं। हाँ, उनसे तो मिला हूँ मैं। उनसे मुलाकात मेरी हुई थी तो उन्होंने एक दिन ही तय किया था कि वो कल वहाँ चलना है यार, माँ के घर चलना है। अच्छा। और वहाँ जो है ऐसे ऐसे, तो मैं ऐसी उनसे बात, तो वो मुझसे बोले कि चल वहाँ काला और मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, काला मत जा, इसलिए मुझे अंदाज़ा ये कि वो वहाँ जा चुके। और माँ के साथ रहते हुए वो मुझे पता चला कि स्क्रिप्ट राइटिंग का काम तो बड़े मेहनत के साथ सीख रहे थे। तो बिज्जू भाई ने यानी करीब 10-15 साल मथुरा थिएटर में पूरा दिया है और उस टाइम पर खूब, जैसा उन्होंने बताया, 4-5 78 से मुझे ध्यान है जर्नी उनकी स्टार्ट होती है और करीब 90 तक, और करीब 89-90 तक जो है उनका ये बहुत लगातार। और सिर्फ मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनसे मिलके किसी भी आदमी को एक 15 मिनट में ये एहसास हो जाता कि मतलब जुनून क्या होता है थिएटर करने का। वो थिएटर और उसी तरह की बातें उनकी सारी, वही चीज़ें, सड़क चल रहे हैं तो वो उसी तरह से लोगों को ऑब्जर्व करना, वो करना, वो ही लगातार उनके जो है पूरे व्यक्तित्व में था। ये है। तो 75 से करीब 98 तक लगातार आपका जुड़ाव रहा मथुरा के रंगमंच के हाँ, साथ। 90 तक। इस बीच में थोड़ा सा वो एक तो हुआ ये कि भाई मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ। पहले मैं मेन ब्रांच में था और फिर बहुत जल्दी फिर 4 बजे तक की बैंकिंग आ गई। हाँ, तो शाम में फ्री पहले 2 बजे तक का होता था। पहले 2 बजे तक का होता था। बैंक भी थोड़ी लीनियंट हो जाती थी, चलो भाई 4 बजे कहीं रिहर्सल में जाना है चले जाओ। अब मालूम पड़ा कि जब, और ये नाटक का काम मतलब इसकी 2 खासियतें हैं जी। मतलब एक तो क्या है कि टीम वर्क है। टीम के 6 लोग हैं, 6 लोग जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे नाटक नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि डेडिकेशन इसमें ऐसा चाहिए कि जिसमें घर फूंकने की हिम्मत हो वो नाटक करे, समझे। घर में आग लगी पड़ी है, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है। मुझे ध्यान है बकरी के नाटक के काम के सिलसिले में मैं डेली 15 दिन तक दिल्ली जाया करता था, सुबह गाड़ी पकड़ के और शाम रात तक वापस आता था। मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई उन दिनों, लेकिन घर में ये समय नहीं था कि मैं उन्हें देख पाऊँ। पिताजी मेरे 15 दिन की छुट्टी लेके आए, वो घर पर देख रहे थे उनको, क्योंकि मुझे तो वो नाटक के काम से ये इस मामले में मतलब वो है, आपके घर में कुछ भी हो रहा है, परिवार में कुछ भी हो रहा है, वो आपको एक तरफ रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी टीम आपका इंतजार कर रही है। एक ईंट खिसक गई तो वो सब गड़बड़ हो जाए। तो दिक्कतें तो आती होंगी, परिवार का विरोध और वो सब जब समस्याएं आती होंगी कि आप क्यों वहाँ समय दे रहे हैं। एक्चुअली विरोध नहीं होता, वो होता कुछ इस तरीके से कि वो अपनी समस्या आपके आगे रखते हैं। हाँ, है ना, कि भाई ये काम इस तरह होना है ना। अब आप ये कि अगर उस समस्या से 2-4 होने जाएंगे तो आप वहाँ जो काम कर रहे हैं फिर उसमें लहतलाली होगी, वहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हैं। ये चीज़ है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब ट्रांसफ़र हुआ और फिर जब 4 बजे तक की बैंकिंग हुई, आप बैंक से ही 6 और 6:30 बजे निकलने लगे, तो इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, है ना। तो मेरी तो ऑलमोस्ट यात्रा वो 98-99 के आसपास आके जो है समाप्त हो गई। फिर मैं बाहर पोस्टिंग पे भी चला। अच्छा। तो एज एन एक्टर आपने उस समय मंच के साथ नाटकों में काम किया, बैक स्टेज में किया। एज ए डायरेक्टर भी कोई प्ले आपको उस समय कुछ बना, अवसर मिला करने का?
नहीं नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि मतलब म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट करने की मैं कोशिश करती हूँ, मैं गाया भी करता था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट मैंने किया और मतलब थोड़ा इन चीज़ों में दिलचस्पी रहती थी क्योंकि जब वर्कशॉप हुआ तो उससे पता लगा कई सारी चीज़ें होती हैं, स्टेज क्राफ्ट भी कोई चीज़ होती है, कॉस्ट्यूम भी कोई चीज़ होती है, समझे। तो इन चीज़ों की तरफ जो है ना बातचीत, जो भी डायरेक्ट कर रहा है उसके संग बातचीत में लगातार लगे रहना और काम करना, ये जो है ना थोड़ा। और फिर कई वैसी चीज़ें होती हैं, वो करने के साथ साथ भी ये रहता ही था गुरु कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, समझे, जगह उससे बात कर। वो बहुत अच्छा आपका अलग तरह का। नहीं तो मैं तो जब नाटक से जुड़ा और आज भी मतलब मैं करता हूँ नाटक, आते हैं लोग, चाहे वो नए लड़के लड़कियाँ हों, चाहे वो एजेड लोग आए, तो मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट कायम रहता है कि हमको उसमें रोल मिले और मुझे बड़ा रोल मिले। मतलब छोटा नहीं, जरा क्या इतना मुझे 2 ही डायलॉग का रोल दे दिया, बड़ा चाहिए होता है। और आपकी कभी ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि मेरे को कोई कैरेक्टर मिले, कि बड़ा कैरेक्टर मिले, बस आप नाटक के प्रोसेस में एंजॉय करते थे? यंग एज तक आप कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये शुरू में वर्कशॉप के बाद भी मैंने जो ऑलमोस्ट जितने भी नुक्कड़ नाटक किए मंच ने, सब में पार्टिसिपेट किया मैंने। अच्छा। इंस्पेक्टर माताजी में भी काम किया, समझे। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, एक नाटक हम लोगों ने किया था, मैं शायद उस समय 9th में पढ़ता हूँ, समझे। उस नाटक की, वो नाटक सेंट्रल स्कूल की तरफ से इनका जो हाईएस्ट लेवल होता है वहाँ तक वो रिप्रेजेंट किया उस नाटक ने मथुरा को। अच्छा। और स्थिति ये थी कि मतलब मैं अपने मुँह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, 40 साल भी बाद लोग मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि यार वो मियाँ की मौत जो नाटक हमने देखा था वो अभी तक हमें याद है, क्योंकि वो नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ, इतने उसके रिपीट शो हुए, और उसमें 2 ही कैरेक्टर थे, मैं था और एक लड़की थी, समझे। और करीब 50 मिनट का वो नाटक था। अच्छा। हमें जिसने भी वो देखा है, मुझे ध्यान है कि 30 साल बाद मुझे ऐसी सड़क पे कहीं एक सज्जन मिले और उन्होंने हल्के से कहा कि यार आप उस नाटक में थे क्या। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ वैसी चीज़ें होती हैं कि आप स्वतः ही कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें दूसरी तरफ निकल जाती हैं।